अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर लिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर लिया। अब आज की वीडियो में हम करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हम इसकी कॉम्पोजिशन पे बात करेंगे, लोकेशन पे, इसका स्ट्रक्चर और फिर लास्ट में फंक्शन डिस्कस करेंगे। राइबोसोम, अगर हम इस वर्ड को देखें ना, राइबोसोम, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, राइबो और सोम। राइबो मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है। राइबो का वर्ड हमें क्या बता रहा है कि राइबोसोम में राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए मौजूद है। तो राइबो मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सोम मतलब होता है बॉडी, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी। तो राइबोसोम मतलब ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। तो आरएनए मौजूद होने की वजह से हमने इसे क्या नाम दिया है, राइबोसोम। अभी आगे हम इसकी कॉम्पोजिशन में भी देखेंगे। तो राइबोसोम्स है क्या, दीज आर स्मॉल ग्रैन्युलर, मतलब ग्रैन्यूल्स की तरह का स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है। देखो, जब भी हम ऑर्गेनल्स पे बात करेंगे हम उसमें देखते हैं कि क्या वो ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो राइबोसोम्स कैसे, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, ठीक है। इसमें ये याद रखने वाली बात है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। अब इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें कि राइबोसोम किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो जैसे हमने बात की, इसमें आरएनए मौजूद है और आरएनए के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी है। 40% हमें इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा और 60% इसमें प्रोटीन होगा। इस तरह से राइबोसोम का शेप होता है, ठीक है। इसका एक लार्जर पार्ट है और एक इसका स्मॉलर पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट्स मिलके पूरा एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे स्ट्रक्चर की हेडिंग में। अब नेक्स्ट है लोकेशन, किस सेल में हमें राइबोसोम कहाँ पर मिलेगा। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स कौन से सेल्स होते हैं, वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में दो ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो जब भी प्रोकैरियोट की बात होगी हम किसकी बात कर रहे होंगे, बैक्टीरिया की बात कर रहे होंगे, और बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। राइबोसोम्स दोनों तरह के सेल्स में मौजूद है, प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखो कि जितने भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल है, वो ऑर्गेनल जिस पे मेम्ब्रेन मौजूद है, वो ऑर्गेनल्स हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। लाइक न्यूक्लियस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, ये ऑर्गेनल्स हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते, लेकिन राइबोसोम के नॉन मेम्ब्रेनस है। तो राइबोसोम हमें प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये कहाँ पे मौजूद होगा, तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, ठीक है। देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम इस तरह से इसमें स्कैटर्ड है। और अगर हम यूकैरियोट्स में देखें, तो यूकैरियोट में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तभी इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, ग्रैन्युलर और रफ। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें राइबोसोम अटैच भी मिल सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जैसे कि यहाँ पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है राइबोसोम। जो ब्लू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या, राइबोसोम्स। और हमें ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड भी मिल सकता है, ये फ्री है, और यहाँ पे ये अटैच फॉर्म में है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसीलिए हमें ये अटैच नहीं मिलता प्रोकैरियोट्स में। ये कैसे मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, दो यूनिट्स हैं। तो कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल यूनिट्स, और ये जो दो पार्ट्स हैं, दो यूनिट्स हैं, ये कैसे अनइक्वल हैं, मतलब इनमें साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है। डायग्राम में देख सकते हो जो ब्लू से है वो क्या है, लार्जर यूनिट है, और जो ब्लैक से शो हुआ है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट का शेप देखोगे तो ये डोम शेप का है। डोम हम कहते हैं गुंबद को। इसका शेप जिस तरह से होता है ना, हाफ सर्कल,
राइबोसोम का जो लार्जर यूनिट है उसका भी शेप कैसा है, डोम शेप है, सेमी सर्कुलर है। और जो स्मॉलर यूनिट है ये एक कैप की तरह है, जो स्मॉलर यूनिट है ये कैप की तरह इस लार्जर यूनिट में जाकर फिक्स हो जाता है। अब इनका जो साइज़ है वो डिफ़र करता है, प्रोकैरियोट में अलग है, यूकैरियोटिक सेल्स में अलग है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो लार्जर पार्ट है ये है 60S का, और जो स्मॉलर पार्ट है वो है 40S। अब ये S क्या है, ये है सेविटबर्ग यूनिट। सेविटबर्ग यूनिट क्या है, जैसा कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से एक यूनिट है सेविटबर्ग यूनिट। ये हमें बताता है सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट का क्या मतलब है कि कोई चीज़ कितने जल्दी सेटल डाउन हो रही है। हमने क्या किया, हमने एक मिक्सचर बना दिया, उसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं और हमने उसको मिक्स करने के बाद रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो इसमें डिफरेंट चीज़ें शामिल थी वो सेटल होना शुरू हो गई हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे होंगे जो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे और वो बॉटम पे हमें मिलेंगे। जो ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो थोड़ा लेट सेटल होंगे, तो एक लेयर बन जाएगी ना, यहाँ पे ये सेकंड मॉलिक्यूल आ गया। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो काफ़ी देर के बाद जाके सेटल होंगे, तो वो हमें टॉप पे मिलेंगे। यूजुअली जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो देर से सेटल डाउन होते हैं। तो ये जो सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन मतलब कोई मॉलिक्यूल कितना जल्दी या कितने देर से सेटल हो रहा है, ये सेडिमेंटेशन रेट हमें बताता है सेविटबर्ग यूनिट। तो यूकैरियोटिक सेल में लार्जर यूनिट कितने का है, 60 सेविटबर्ग यूनिट का, और स्मॉलर 40 सेविटबर्ग यूनिट का। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, मतलब जब पूरा राइबोसोम होता है वो होता है यूकैरियोट्स में 80 सेविटबर्ग यूनिट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि जब 60 और 40 कंबाइन हो रहा है तो ये 100 सेविटबर्ग यूनिट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे ही होना चाहिए। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब दो यूनिट्स कंबाइन होते हैं ना, तो क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग की वजह से ओवरऑल वैल्यू आती है हमारे पास वो कम आती है। अच्छा, अब अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स में लार्जर यूनिट है 50 सेविटबर्ग का और स्मॉलर है 30 का, और ओवरऑल जो ये बनता है कंबाइन होने से ये बनता है 70S का। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है 70 सेविटबर्ग का और यूकैरियोट्स में राइबोसोम होता है 80 सेविटबर्ग का। नाउ नेक्स्ट हम बात करें फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। इसी वजह से राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम का रोल आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ट्रांसलेशन का जो स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसमें राइबोसोम का रोल होता है। अच्छा, अब होता क्या है प्रोटीन सिंथेसिस में, कि प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में बनता है मैसेंजर आरएनए, mRNA। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है राइबोसोम के पास। मैसेंजर आरएनए इस तरह से स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ये किसका, मैसेंजर आरएनए का। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो चुका है, मैसेंजर आरएनए बन गया है, और ये मैसेंजर आरएनए अब राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन लेकर आया है प्रोटीन बनाने के लिए, और फिर यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन बनती है। इस प्रोसेस के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए का रोल आता है, फिर कोडॉन, एंटी कोडॉन, वो तमाम बातें हम अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें पूरा प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस करना होगा, तो हम बाकी स्टेप्स को नहीं देख रहे। ठीक है, हमने क्या देखना है, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो मैसेंजर आरएनए अटैच होता है और फिर यहाँ से इस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। शॉर्टली हमने इसको देख लिया। अच्छा, एक और टर्म है बुक में, पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स क्या है, ये ग्रुप है राइबोसोम का, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स है। कौन से ग्रुप्स होंगे, देखो ये एक mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, इस पर ये एक राइबोसोम अटैच है, ये एक राइबोसोम अटैच है, ये भी एक राइबोसोम अटैच है। इस तरह से राइबोसोम राइबोसोम अटैच हैं ये सारे। तो वो ग्रुप राइबोसोम का
जो एक मैसेंजर आरएनए पर अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम्स। और एक और पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को कंबाइन करने में मैग्नीशियम का रोल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स को एक साथ अटैच रखता है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स सेल में कहाँ बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है सेल्स में। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है? न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के अंदर ये एक और स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स की। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स बनाना। और फिर जब यहाँ पे राइबोसोम्स बन जाते हैं तो ये इस ओपनिंग के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर है ये। स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस के, तो इन ओपनिंग्स के थ्रू राइबोसोम फिर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस तरह से फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स की। कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोलस में। तो यहाँ पे हमारा राइबोसोम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स।